सच बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि पूरी दुनिया लगभग दिवालिया है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? थोड़ा रुककर इस नंबर को देखो। आज पूरी दुनिया की कुल सालाना कमाई है लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन पूरी दुनिया पर कुल कर्ज है 340 ट्रिलियन डॉलर। मतलब हम सब मिलकर जितना पैसा कमाते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा हम पर उधार है। और यही वो जगह हैं जहाँ चीज़ें अजीब हो जाती हैं, क्योंकि अगर पूरी दुनिया पर इतना कर्ज है, तो सवाल उठता है ये पैसा आया कहाँ से, किसने दिया, और अगर हर कोई कर्ज में है तो आखिर किसके पास पैसा है। ये सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी आधुनिक दुनिया की नींव को हिला देता है। क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, ये एक डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम है। और इस सिस्टम को बनाने में कुछ लोगों की भूमिका इतनी बड़ी थी कि उन्हें हम इस कहानी के आर्किटेक्ट कह सकते हैं। 4 ऐसे लोग जिन्होंने अलग अलग समय में ऐसे फैसले लिए जिन्होंने दुनिया की पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया। उनके नाम शायद आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन उनके फैसलों का असर आज भी आपकी जेब, आपकी नौकरी, आपकी ईएमआई और आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। ये कहानी है विलियम पैटरसन, नेथन रॉथस्चाइल्ड, जेपी मॉर्गन और पॉल वॉकर की। इन 4 लोगों ने मिलकर जो सिस्टम बनाया, उसमें आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप बस एक कदम पीछे ही हैं। और यही वो कहानी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। चलो, कहानी की शुरुआत किसी इतिहास की किताब से नहीं करते, बल्कि आपकी सुबह से करते हैं। सुबह अलार्म बजता है, तुम उठते हो, जल्दी जल्दी तैयार होते हो, चाय या कॉफ़ी पीते हो और फिर निकल जाते हो ऑफिस के लिए। ट्रैफिक, भीड़ और वही रोज़ का सफ़र। ऑफिस पहुंचते हो, 9 बजे से काम शुरू, ईमेल, मीटिंग, बॉस के टारगेट, और दिन धीरे धीरे खिंचता रहता है। फिर शाम के 6 या 7 बजते हैं, तुम घर लौटते हो थके हुए, थोड़ा फ़ोन चलाते हो, खाना खाते हो और फिर सो जाते हो। और अगले दिन यही सब दोबारा शुरू हो जाता है। और यहाँ एक छोटा सा सवाल है, ये सिलसिला एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का भी नहीं है, ये ऐसा 30-40 सालों तक चलता रहता है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या इतने साल काम करने के बाद तुम सच में आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हो, या तुम बस थोड़े कम तनाव से अपनी वही ज़िंदगी जी रहे होते हो? अक्सर जवाब होता है नहीं। तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, लेकिन खर्चे उससे तेज बढ़ते हैं। पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, घर का किराया महंगा, बच्चों की फीस महंगी, और इससे ऊपर ईएमआई, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, और महीने के आखिर में तुम्हारा बैंक बैलेंस लगभग खाली। अब ज़्यादातर लोग यहाँ एक गलती करते हैं, उन्हें लगता है ये उनकी गलती है, शायद उन्होंने सही प्लानिंग नहीं की, शायद उन्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम की डिज़ाइन है, एक ऐसा सिस्टम जो लगभग 300 साल पहले बनाया गया था। और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि आम इंसान हमेशा काम करता रहे, हमेशा कर्ज में रहे, हमेशा उस सिस्टम पर निर्भर रहे। ये कहानी उसी सिस्टम की है, और ये शुरू होती है 1891 के लंदन से। 17वीं सदी का यूरोप, ये वो समय था जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे राजा, और राजाओं की सबसे बड़ी समस्या थी युद्ध। युद्ध लड़ना बेहद महंगा होता था। सोना, हथियार, जहाज, सबके लिए चाहिए पैसा, और अक्सर राजा यहाँ पैसा उधार लेते थे। किससे? अमीर व्यापारियों से। लेकिन इस सिस्टम में एक बड़ी समस्या थी, अगर राजा कर्ज वापस नहीं करना चाहता तो क्या होता? कभी कभी वह बस मना कर देता, और कभी वह उस व्यापारी को जेल में डाल देता, और कई बार वो बस नया युद्ध शुरू कर देता। मतलब कर्ज देने वाले के लिए एक खतरनाक खेल था। लेकिन यहीं पर एक स्कॉटिश व्यापारी आया, उसका नाम था विलियम पैटरसन। पैटरसन खुद बहुत सफल व्यापारी नहीं था, उसके कई बिजनेस फेल हुए थे, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, एक खतरनाक आइडिया। 1691 में उसने इंग्लैंड के राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं आपको 1.2 मिलियन पाउंड उधार दूंगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, उसने कहा आपको ये पैसा कभी वापस नहीं करना है। राजा हैरान, कौन ऐसा कर्ज देता है जो वापस नहीं लेना चाहता? लेकिन पैटरसन ने आगे कहा, बस एक काम करना है, हर साल 8% ब्याज देते रहना, हमेशा के लिए। और यहीं से जन्म हुआ बैंक ऑफ इंग्लैंड, दुनिया का पहला आधुनिक सेंट्रल बैंक। पैटरसन ने 3 चीज़ें की। पहली, कर्ज को परमानेंट बना दिया। दूसरी, सरकार के कर्ज को जनता के टैक्स से जोड़ दिया। और तीसरी, पैसों को डेब्ट सिस्टम से जोड़ दिया। अब राजा मर सकता था, सरकार बदल सकती थी, लेकिन कर्ज हमेशा रहता, और उसका ब्याज जनता के टैक्स से भरा जाता। यहाँ था सिस्टम का पहला जाल। लेकिन ये जाल अभी सिर्फ एक देश तक सीमित था, इसे पूरी दुनिया में फैलाने वाला आदमी अभी आने वाला है। 1800 का दशक, यूरोप में एक परिवार तेजी से उभर रहा था, रॉथचाइल्ड फैमिली। इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं थी,
उनकी सबसे बड़ी ताकत थी इंफॉर्मेशन और नेटवर्क। नेथन रॉथस्चाइल्ड ने एक चीज़ बहुत जल्दी समझ ली थी कि सरकारों को हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है, और जब सरकार पैसा उधार लेती है तो वो बदले में देती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक तरह का कागज़ जिस पर लिखा होता है कि सरकार आपको भविष्य में पैसा लौटाएगी। पहले ये बॉन्ड सिर्फ बहुत अमीर लोग खरीदते थे, लेकिन रॉथस्चाइल्ड ने इसे एक नई चाल चली। उसने इस बॉन्ड को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। अब सिर्फ बड़े बैंकर्स नहीं बल्कि आम लोग भी सरकार को लोन दे सकते थे। डॉक्टर, वकील, दुकानदार, छोटे निवेशक सब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने लगे। लेकिन असली चाल इससे भी ज़्यादा बड़ी थी। रॉथस्चाइल्ड ने अलग अलग देशों के कर्ज को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के बॉन्ड फ्रांस के पास, फ्रांस के बॉन्ड जर्मनी के पास, जर्मनी के बॉन्ड किसी और देश के पास, और धीरे धीरे पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल वेब में जुड़ गई। अब इमेजिन करो, अगर एक बड़ा देश डूब जाए तो क्या होगा। उसके बॉन्ड खरीदने वाले दूसरे देश भी नुकसान में जाएंगे, और फिर तीसरे, और फिर चौथे। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है, एक गिरे तो बाकी सब भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि आज भी जब किसी बड़े देश की अर्थव्यवस्था हिलती है तो पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट कांप जाता है। ये सब सहयोग नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, अगर हर जगह कर्ज है तो पैसा बनता कैसे है। और इसका जवाब हमें ले जाता है 1913 अमेरिका में। ये वो समय था जब दुनिया के सबसे बड़े बैंकर्स एक निजी बैठक में मिले। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बैठक एक प्राइवेट आइलैंड पर हुई थी। यहाँ उन्होंने एक नई संस्था बनाने का फैसला किया। नाम था फेडरल रिजर्व। आम लोगों को बताया गया ये सरकार का बैंक है, लेकिन असल में ये एक कई निजी बैंकों का एक नेटवर्क था। अब यहाँ सिस्टम का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जब सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड जारी करती है। फेडरल रिजर्व उन बॉन्ड्स को खरीदता है और बदले में वो नया पैसा क्रिएट करता है। हाँ, क्रिएट। किसी खदान से नहीं निकाला गया, कोई सोना नहीं रखा गया, बस एक डिजिटल एंट्री और पैसा सिस्टम में आ जाता है। इसे कहते हैं मनी क्रिएशन। और यही वो जगह है जहाँ इन्फ्लेशन जन्म लेता है। जब सिस्टम में नया पैसा आता है तो बाजार में मौजूद पुराने पैसे की कीमत कम हो जाती है। मतलब तुम्हारी सैलरी बढ़ भी जाए तो भी असल में तुम शायद पहले से ज़्यादा अमीर नहीं बनते। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी देश इतने कर्ज में डूब जाते हैं कि वो कहते हैं हम ये कर्ज नहीं चुका सकते, और तब सिस्टम का अगला चरण शुरू होता है। 1980 का दशक। कई विकासशील देश आर्थिक संकट में थे, मैक्सिको, ब्राज़ील और कई दूसरे देश। उन्होंने कहा हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। ये सिस्टम के लिए खतरा था, क्योंकि अगर एक देश कर्ज माफ़ कर दे तो बाकी भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। यहीं पर एक नई रणनीति आई। कर्ज माफ़ नहीं किया गया, बल्कि उन्हें रीस्ट्रक्चर किया गया। देशों से कहा गया हम आपको नया कर्ज देंगे, लेकिन शर्तें होंगी सरकारी खर्चों को कम करना, सरकारी कंपनियों को बेचना और करेंसी की वैल्यू कम करो। और यही वो मॉडल था जो बाद में कई देशों पर लागू हुआ। यहाँ तक कि भारत ने भी 1991 के आर्थिक संकट के दौरान ऐसे ही रिफॉर्म देखे। अब सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम सही है या गलत, सवाल ये है क्या तुम इसे समझते हो। क्योंकि जब तुम ईएमआई पर फ़ोन या कार खरीदते हो तो तुम सिर्फ एक चीज़ नहीं खरीद रहे होते, तुम अपनी फ्यूचर इनकम का हिस्सा गिरवी रख रहे होते हो। और शायद यही इस सिस्टम की असली ताकत है। ये हमें मजबूर नहीं करता, ये हमें खुद ही इसमें शामिल होने देता है। और इसलिए अंत में सवाल वही रहता है, क्या तुम इस सिस्टम को देख पा रहे हो। और अगर देख पा रहे हो तो क्या तुम इससे अलग रास्ता चुन सकते हो। क्योंकि आज के बाद जब भी तुम कोई लोन दो या कोई बिल भरो तो एक बार ये जरूर सोचना कि क्या तुम सच में आज़ाद हो या बस एक बहुत बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा। फैसला हमेशा की तरह आज भी तुम्हारा ही है।